नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको नए भारतीय कानूनों के बारे में। अभी तक जो ब्रिटिश कानून आपराधिक क्षेत्र में लागू थे, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सभी अब 1 जुलाई से समाप्त हो जाएंगे। रिपील किया जा रहा है इनको और इनकी जगह नए कानून आ रहे हैं जिसका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता BNS, आईपीसी का स्थान लेगा। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC का स्थान लेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान लेगा। आइए देखिए हमारे बहुत ही कानून के ज्ञाता ADG ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश श्री सुनील कुमार गुप्ता जी इसके लिए क्या बता रहे हैं। आदरणीय पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, अपर महानिदेशक PIB और यहाँ पर उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मेरे प्रिय मीडिया बंधु, जैसा कि आप सब अवगत ही है और अभी आपको अवगत भी कराया गया है कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। और इससे जो हमारी पहली दंड आधारित, दंड केंद्रित, पूर्व प्रचलित भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके जो औपनिवेशिक कानून थे उनके एक युग का अंत हो जाएगा। भारतीयता से युक्त न्याय आधारित कानून का प्रतिनिधित्व आरंभ होगा। मैं संक्षेप में इन तीनों कानूनों के सेलिएंट फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या है और किस तरह से वो हमारे आम जन को, खासकर महिलाओं, बच्चों को, समाज के निर्बल कमजोर वर्गों को लाभान्वित करेंगे, प्रभावित करेंगे, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता जिसने IPC का स्थान लिया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें जो नई अवधारणाएं हैं उसका समावेश करते हुए जो मुख्य परिवर्तन किए गए हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया कि दंड के रूप में अब सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, उसको भी शामिल किया गया है, जो कि हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि जो छोटे अपराध होंगे, जो बहुत माइन्यूट से छोटे छोटे अपराध होते हैं, उनको बहुत लंबा प्रक्रियाओं में, जटिलताओं में उलझाने के बजाय उसमें मैजिस्ट्रेट्स को पावर होगी, जजेस को एंड कोर्ट्स को, कि वो कम्युनिटी सर्विस का छोटा दंड देके और उसको डिस्पोजल कर दें। लिंग भेद को समाप्त करते हुए जो पुरुष की परिभाषा है उसमें पुरुष, महिला और उभयलिंगी को भी सम्मिलित किया गया है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ट्रांसजेंडर्स, भारत की सीमा के बाहर से यदि कोई व्यक्ति भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है, अबेटमेंट, तो ऐसे अपराध को भी धारा 48 में दंडनीय बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे मामलों में जहां पर के हम लोग देखते हैं आतंकवाद वगैरह के नेटवर्क्स होते हैं जो आजकल, या साइबर क्राइम के नेटवर्क होते हैं जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। क्राइम इंडिया में होता है और उनका किंग पिन्स या उनके जो सेंटर्स होते हैं वो बाकी किसी अंदर कंट्री में होते हैं। तो अभी तक हम लोग कभी दिक्कत महसूस करते थे, अब इसको दंडनीय अपराध बना दिया गया। इसी तरह से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो कतिपय अपराध हैं उनको और अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई पुरुष किसी महिला को प्रवंचित करके उसके साथ मैथुन करता है तो धारा 69 में, प्रवंचित का मतलब क्या, प्रॉमिस, मैरी करना, शादी करने के प्रॉमिस करना, इस तरह से, तो 69 में, 69 में उसको दंडनीय बनाया गया अलग से। और इन सभी कानूनों को जो महिलाओं के विरुद्ध होंगे या बच्चों के खिलाफ होंगे, उन सबको IPC, भारतीय न्याय संहिता में शुरू में जगह दी गई है, जो कि लेजिस्लेचर की और भारत सरकार की और हमारे जो नीति नियंता है उनकी भावना को दर्शाता है कि किस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध है उसके किस तरह से संवेदनशीलता की आवश्यकता है और किस तरह से हम सख्ती से उससे निपटना चाहते हैं। इसी तरह धारा 70 उपधारा 2 में 18 वर्ष से कम की आयु की किसी भी महिला के साथ यदि सामूहिक बलात्संग किया जाता है तो उसको आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड के दंड से दंडनीय बना दिया गया है। कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करेगा और उसके लिए किसी बालक से अगर वो भाड़े पर लेकर या उसको उकसाकर कोई अपराध कराता है या उसको अपराध में नियोजित करता है, एम्प्लॉय,
या नियुक्त करता है तो धारा 95 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष के कारावास से और अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा। जिसमें शायद इसकी जो मंशा है वो बच्चों से भीख मंगवाना और उस तरह की चीजें करते हैं सब लोग, उस तरह की इसकी लेजिस्लेचर की मंशा है। अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नए अपराध के रूप में संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य को क्रमशः धारा 111, 112, 113 में दंडनीय बनाया गया है। झपटमारी जो चेन स्नैचिंग का अभी तक था तो उसमें कई बार संशय की स्थिति रहती थी, उसको एक नया अपराध 304 में, धारा 304 में अलग से इसको दंडनीय बना दिया गया है। अब 5 व्यक्ति या उससे अधिक की भीड़ द्वारा अगर मॉब लिंचिंग का अपराध किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के मूल या उसके वंश या जाति या समुदाय या लिंग के आधार पर, तो उसको अलग से अपराध बनाते हुए ऐसे सभी व्यक्तियों को कठोर दंड यानी कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रद्रोह के अपराध को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर भारत की संप्रभुता, एकता, राष्ट्रद्रोह आपको शायद याद होगा कि यह सरकार के विरुद्ध होता था, अब वो देश के विरुद्ध किया गया है। उसको भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी कार्य को धारा 152 में दंडनीय बनाया गया है। ये मुख्य रूप से काफी सारे चेंजेस हैं, लेकिन ये वो थे जो सीधे सीधे आम जन से संबंधित होते हैं और जिनके बारे में मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए और आगे आने वाले समय में इन कानूनों को इंप्लीमेंट करने में जो हमारी सहायता करेंगे। इसी प्रकार से बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने पुरानी सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है, उसके जो मुख्य जो हमारे उल्लेखनीय जो फीचर्स हैं, सीलेंट फीचर्स हैं, अगर उसकी हम बात करें तो इसमें कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 9 धाराएं मात्र नई जुड़ी हैं, लेकिन 177 प्रावधान जो थे उसको संशोधित किया गया है। काफी आमूलचूल पूर्व परिवर्तन किया गया है। 35 स्थानों पर इसमें ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग को अनुमन्य कर दिया गया है। जैसा कि अभी बताया गया है कि तकनीक के प्रयोग पर बहुत ज्यादा लगातार फोकस रहा है इन तीनों कानूनों में, तो उसको शुरू में ही ले आए हैं। शुरू में ही जो परिभाषा वाला जो चैप्टर है, अध्याय है, उसी में चीज आ गई है कि जो उसके ऑडियो वीडियो का जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है उनको सम्मिलित किया गया। न्यायिक प्रणाली को कंसोलिडेट करते हुए महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते थे, जजेस जो हमारे कमिश्नरेट्स जहां पर हैं, लखनऊ, कानपुर, इस तरह के जो पुराने हैं या 60 वर्ष से ऊपर है, तो उसकी गिरफ्तारी करने से पूर्व डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। आम जनता की जानकारी को सुलभ करने के लिए थानों पर, जिला मुख्यालयों पर सहायक उप निरीक्षक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को ऐसे सभी व्यक्तियों की पूरा विवरण रखने के लिए और जानकारी देने की व्यवस्था की गई है जिनको के पिछले 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया है। तो अब कोई भी व्यक्ति प्रत्येक थाने पर या जिला मुख्यालय कार्यालय पर जाकर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर के जो अधिकारी होंगे उनके पास किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हथकड़ी लगाने का आप लोगों ने काफी सुना होगा कि हथकड़ी पिछले दिनों कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए थे, उनको काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अब उसको एक वैधानिक जामा पहना दिया गया और यह कहा गया है कि ऐसे अपराधी जो अभ्यासिक अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर, बार बार अपराध करते हैं, रिपीट ऑफेंडर्स, या अभिरक्षा से निकल भागे व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है, या संगठित अपराध करने वाले, आतंकवादी कृत्य करने वाले, हत्या या बलात्संग, अम्ल द्वारा हमला, एसिड अटैक, मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और बच्चों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध करते हैं या राज्य के विरुद्ध अपराध करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय, न्यायालय में पेश करते समय हथकड़ी लगाने का प्रावधान अब लीगलाइज कर दिया गया। समन्स वगैरह के प्रारूप को चेंज किए गए और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए उसको प्राधिकृत कर दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है, भगोड़े व्यक्ति थे, पहले उसको भगोड़े व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसको भगोड़ा घोषित कराने के लिए कोर्ट से काफी जटिल प्रक्रिया थी और वो करीब करीब ट्रायल की स्टेज के दौरान जब वो हाजिर नहीं होते थे तो उस समय उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता था। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आईओ की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे अपराध जिनमें 10 वर्ष अथवा उससे अधिक का पनिशमेंट है, उसमें भगोड़ा घोषित किया जा सकता है, इनाम रखा जा सकता है कोर्ट के द्वारा।
तो उससे निश्चित रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली के हाथ मजबूत होंगे और हमें अपराधों को और अधिक प्रभावी ढंग से उनसे निपटने में मदद मिलेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसमें चेंज हुआ है वो हुआ है कि जो विवेचना करने वाले आईओ हैं वो प्रत्येक मुकदमे की प्रगति कॉम्प्लेनेंट को, जो कॉम्प्लेनेंट है जिसने एफआईआर लिखाई है, उसके वो विवेचना की प्रगति क्या है ये 90 दिन के अंदर किसी भी साधन से जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मींस भी सम्मिलित हैं, दैट मींस व्हाट्सएप और एसएमएस के द्वारा 90 दिन के अंदर उसको बताना होगा कि आपके मुकदमे की क्या प्रगति है। तो ये बहुत ही सकारात्मक और मुझे लगता है गेम चेंजर साबित होगा। तो जो डिलेज होते हैं हमारी विवेचनाओं में उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगाने का माननीय लेजिस्लेचर का शायद ये मंशा रही है। एक हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है तलाशी और जब्तीकरण की, सर्च और सीजर। इसमें वीडियोग्राफी कराए जाने का 105 सेक्शन 105 बीएनएसएस में कंपलसरी प्रावधान कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि मोबाइल फोन को इसमें वरीयता दी जाएगी। शायद ये ईज ऑफ डूइंग वीडियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि वो हम पुलिस वालों के सबके पास आसानी से उपलब्ध हो सकेगा और उसके बारे में बहुत बड़ी संख्या में प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया भी प्रचलित है कि जो मोबाइल फोन से हम लोग उनको देंगे। और इसी तरह से जब्ती के अभिलेख हैं, जो सीजर मीमो वगैरह बनती है हमारी, उनको भी वीडियोग्राफ करेंगे और सारे के सारे अभिलेख बिना किसी विलंब के जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज दिए जाएंगे। इसके साथ साथ इसके साक्ष्य की विश्वसनीयता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी, जिससे हमें उम्मीद है कि कालांतर में सजा के प्रतिशत में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। एक धारा इसमें जोड़ी गई है 107, जिसके अनुसार अब आपराधिक कृत्य करके जो अर्जित संपत्ति है, अपराध से अर्जित संपत्ति, उसको विवेचक की आख्या प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा ऐसी संपत्ति को कुर्क, जब्त अथवा पीड़ित को वापस दिए जाने का आदेश भी दिया जा सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। संपत्ति की जब्ती काफी जटिल प्रक्रिया होती थी, इसको बहुत आसान और सरल बना दिया गया है। एक धारा 172 जोड़ी गई है, जिसके द्वारा पुलिस की जो प्रिवेंटिव पावर्स होती हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है, उसकी अवहेलना करता है, कोई निर्देश पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जाता है, उसका उल्लंघन करने का कोई यदि आरोपी है, तो ऐसे व्यक्ति को वहां से रिमूव किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। इसमें यह भी कर दिया गया है ताकि कोई मिसयूज ऑफ पावर ना हो, कि यदि कोई छोटा मामला है, ट्रिवियल मैटर है, तो उसको 24 घंटे में मुक्त कर दिया जाएगा। जीरो एफआईआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ईएफआईआर, जीरो एफआईआर में आपको जैसे अक्सर शिकायत मिलती थी मुकदमा कायम नहीं होता है, तो अब ये इसमें इसकी संकल्पना को साकार रूप दिया गया है, जिसमें संज्ञेय अपराध की सूचना, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई घटित हुआ है तो इसे बिना घटना स्थल पर विचार किए तुरंत एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी। जीरो एफआईआर, वो घटना स्थल से संबंध समाप्त हो जाएगा। जिस भी थाने में वो जाते हैं, अपनी सूचना दर्ज कराते हैं, तो जो पीड़ित है उनकी सूचना दर्ज की जाएगी और ये जीरो एफआईआर बाद में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी प्रकार से ईएफआईआर है, ईएफआईआर तत्काल दर्ज होगी और 3 दिन के अंदर जो सूचना देने वाले अधिकारी हैं, वादी हैं, उनको जाकर उस पर दस्तखत करने होंगे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। ऐसे मामले बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। 3 वर्ष या उससे अधिक और 7 वर्ष से कम। थानाध्यक्ष ऐसे मामलों में डिप्टी एसपी या ऊपर से ऊपर के पुलिस अधिकारी से अनुमति लेकर एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच कर सकते हैं, कि पहले प्रारंभिक जांच करेंगे तब फिर एफआईआर दर्ज होगी। ऐसे मामले जहां पर सजा का जो अवधि है वो 3 वर्ष है अथवा 7 वर्ष, 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम है, और इसकी जांच को फिर 14 दिन के अंदर पूरा करना पड़ेगा और इसकी एक पाक्षिक आख्या कोर्ट को भेजनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड रखना पड़ेगा। तो साथ साथ इसके पूरे अनुश्रवण की व्यवस्था भी की गई है इसी कानून के अंदर। 7 वर्ष जैसा आपको बताया गया था, 7 वर्ष या उससे अधिक के जो कारावास के प्राविधान वाले अपराध अगर कोई करते हैं तो उसमें वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन अब अनिवार्य कर दिया गया है और फोरेंसिक विशेषज्ञ को मौके पर जाना होगा। यह वो प्राविधान है जहां पर राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 5 साल का समय दिया गया है। क्योंकि इसमें बहुत सारी मोबाइल वैन्स की, एफएसएल की, लेबोरेटरीज की, साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट, बहुत सारा इसमें काम इन्वॉल्व है, तो इसके लिए
ये कानून द्वारा अपेक्षा की गई कि आप जल्दी करेंगे, बट विलंब कम 5 वर्ष के अंदर कर लेंगे। अब कोर्ट्स के अंदर जो कन्फेशन होते हैं, जहां पर जुर्म कबूल करते हैं अपराधी, वो या विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, वो सारे के सारे कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, ऑडियो विजुअल माध्यम से किया जाना लीगलाइज कर दिया गया है। तो फिजिकली कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी प्रकार से अगर एसिड अटैक की कोई पीड़ित महिला है तो उसका कथन भी विवेचना के दौरान भी किसी महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इंकित किया जाएगा, और अगर महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा किसी महिला अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जा सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो पुलिस की रिमांड होती हैं, ऐसे अपराध जिनमें 60 दिन और जिन अपराधों में 90 दिन की रिमांड की अवधि है, उसमें पहले 40 दिन और 60 दिन, 60 दिन वाले में 40 और 90 वाले में 60 दिन तक कभी भी अलग अलग 15 दिन की पुलिस रिमांड हम लोग ले सकते हैं। आप इसके कानून के मुताबिक 15 दिन की पुलिस रिमांड मिलेगी। 60 दिन की इन्वेस्टिगेशन वाले में 40 दिन फर्स्ट और 90 डेज वाले में 60 डेज फर्स्ट। अलग अलग भी मिल सकता है, 3 दिन 2 दिन, 3 दिन 2 दिन, उस तरह से करके। अब यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको पुलिस थाने में ही रखा जाएगा तथा न्यायालय द्वारा न्यायिक अपेक्षा में लिया गया तो जेल में रुद्ध किया जाएगा, अन्यत्र स्थान पर अभियुक्त को नहीं रखा जाएगा। ये सब मानव अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है कानून के अंतर्गत। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, बलात्संग या पॉक्सो एक्ट के मामले हैं, उनका अन्वेषण प्रत्येक दशा में 2 माह के भीतर पूरा करने की व्यवस्था की गई है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया है, जो लोक सेवकों के विरुद्ध कुछ अपराध पंजीकृत होते हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का एक प्रावधान है, अभियोजन स्वीकृति। तो उसमें संज्ञान लेने का समय 120 दिन निर्धारित कर दिया गया है कि अगर 120 दिन के अंदर वो स्वीकृति नहीं दी जाती है तो डीम टू बी ग्रांटेड मान ली जाएगी। दिस इज वन जिसने अभियोजन स्वीकृति दी है। पहले अभी तक हमारा क्या प्राविधान है कि उसी अधिकारी को आके कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि स्वीकृति मेरे द्वारा अभियोजन स्वीकृति दी गई थी और मैंने फैक्ट्स को देखा, फाइल को पढ़ा, मुझे लगा कि इसमें प्रथम दृष्टया अपराध बनता है तो मैंने अभियोजन स्वीकृति दे दी। अब अगर उनका स्थानांतरण, वो कहीं भी जाते थे तो उनको आना पड़ता था, उसमें विलंब होता था काफी आने में, गवाही में, उसमें। तो अब ये कर दिया गया है कि वो ट्रांसफर हो जाएं या रिटायर हो जाएं तो जो उनका सक्सेसर आएंगे वो उनकी चिट्ठी को प्रूव कर सकते हैं, उनके लेटर को, उनकी स्वीकृति को, जो उनके सक्सेसर अधिकारी है वो प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में। तो इससे बहुत बड़ी एक रिलीफ होगी, बहुत बड़ा इससे डिलेज को कम करने में हमें मदद मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, तारीख पे तारीख बड़ा पॉपुलर सा डायलॉग रहता है, उस पर भी अंकुश लगाने के लिए 2 बार से अधिक कोई स्थगन आदेश अब नहीं दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। कोर्ट पे भी यहां पर निश्चित रूप से कुछ चीजें की गई हैं ऐसी जो कोर्ट के लिए भी बाध्यकारी बनाई गई हैं, और माननीय न्यायालय को अब देखना होगा कि वो 2 बार से अधिक, एक कुछ सर्कमस्टेंसेस दी गई है कहां दिया जा सकता है, सामान्यतः 2 बार से अधिक उनको स्थगन आदेश नहीं दिया जा सकेगा। तो इससे निश्चित रूप से कोर्ट के जो हमारे ट्रायल्स होते हैं उस पर जल्दी करने में मदद मिलेगी। एक और जो मैंने पहले बताया था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाला, उसी में एक चीज और हो गई है कि पहले जब तक एक भी अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपीयर नहीं हो रहा है ट्रायल के दौरान कोर्ट में, तो ट्रायल आगे नहीं प्रोसीड करता था। अब उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो भागा हुआ है, भगोड़ा अपराधी है, अगर वो नहीं आ रहा है तो उसकी फाइल को अलग करते हुए जो रेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किया गया है। एक और खास इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, न्यायालय में जो लंबित आपराधिक मामले हैं उनको वापस लेने का प्रक्रिया अब उसमें कर दिया गया है कि जो पीड़ित है, न्यायालय उसको सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापसी करने का आदेश नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले क्या होता था, यदि किसी व्यक्ति की आवाज का नमूना लेना है, उसके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, तो उसके लिए गिरफ्तारी जरूरी होती थी, वारंट
इश्यू होता था और फिर गिरफ्तार होके तब वो कस्टडी में उसके ये सब नमूने लिए जाते थे। अब गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, बिना गिरफ्तारी भी उसके नमूने लिए जा सकते हैं। आवाज का नमूना है, फिंगरप्रिंट्स है, इस तरह के जो नमूने हैं वो बिना अरेस्ट किए भी लिए जा सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से एक्सपेडाइट होंगी चीजें। जजमेंट रिजर्व करने की शक्ति माननीय न्यायालय को, जो पूरी सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व करने की शक्ति होती है, उसको बांध दिया गया है। 45 डेज से ज्यादा रिजर्व नहीं कर पाएंगे, 45 दिन के अंदर निर्णय सुनाना होगा। तो इससे अगेन ट्रायल में हमारे मदद मिलेगी, स्पीडी ट्रायल में। पूरा का पूरा ट्रायल विचारण और अन्य कार्रवाइयों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों से किए जाने संबंधित नई धारा 530 बीएनएसएस में जोड़ दी गई है। ये एक हम लोगों ने एक आगे की पिक्चर देखी है। हमारा जो लक्ष्य होगा वो ये होगा कि कुछ दिनों बाद जो हमारा ई प्रोसिक्यूशन और ये सारा का जो एफर्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं, कि हमारे एक ऐसी स्थिति में हम पहुंचना चाहते हैं जब पूरा का पूरा ट्रायल इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए, फिजिकल मोड की जरूरत ही ना पड़े। उसके लिए प्रावधान कर दिया गया है, 530 सेक्शन जोड़ते हैं। निर्णय को 7 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ये कोर्ट के ऊपर एक कर्तव्य डाला गया है। और एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जैसे डीजीपी सर ने बताया कि विक्टिम्स को, ये विटनेसेस को, गवाही के लिए जो आते हैं उनको डीएटीए देना और उनकी सुरक्षा के लिए अब लीगल प्रोविजन कर दिया गया है कि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाएगा। लास्ट में जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें बहुत थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं बट बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर हम अपने आरोप को, अपने केस को सिद्ध करते हैं, उस डॉक्यूमेंट की परिभाषा को पूरा आमूलचूल परिवर्तित करते हुए उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को सम्मिलित कर लिया कि अब डॉक्यूमेंट की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी माना जाएगा। धारा 24, 28, 29 में कोई उत्प्रेरण अगर करता है, धमकी या वचन से कराई गई संस्वीकृति, कन्फेशन, या धमकी से पैदा हुए किसी प्रभाव को दूर होने के पश्चात अगर कोई रेलेवेंट कन्फेशन है, उसको गुप्त रखने के वचन आदि को अब एक ही धारा 22 में समाहित कर लिया गया। कुछ सेक्शंस कम हो जाएंगे इससे। धारा 26 पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अगर अभियुक्त द्वारा कोई कन्फेशन कर लिया गया है, पुलिस की कस्टडी में अपना अपराध कबूल कर लिया गया है, तो धारा 27 की अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जाएगी, उन तीनों धाराओं को और उसके फैक्ट्स को एक ही धारा में समाहित कर दिया गया है। एक चीज में और की गई है कि जो कहीं भी किसी प्रकार का कथन या बातचीत, दस्तावेज, पुस्तक या पत्रों के साथ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी साक्ष्य में सम्मिलित कर लिया गया है। अगर कोई डिजिटल बुक है, डिजिटल लाइब्रेरी है, वहां पर कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है, डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे अब हम आने वाले समय में ई ऑफिस करेंगे तो उसमें सारे के सारे उसकी पहले व्यवस्था कर दी गई है कि जो डिजिटल हमारा रिकॉर्ड्स हैं उसको भी साक्ष्य में हम सम्मिलित करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं, उसको भी धारा 66 में मान्यता प्रदान कर दी गई है। सेमीकंडक्टर संचार उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईमेल, सर्वर, वॉयस मेल मैसेज, लोकेशनल साक्ष्य को अब साक्ष्य के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया गया। ये सारे के सारे वो हैं जिनको कि हम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे। साथियों, नवीन आपराधिक कानूनों के बारे में ये सब मुख्य बातें थी। वैसे तो बहुत विस्तार में और बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। 1861 का आईपीसी था हमारा, तो करीब 160 साल से ज़्यादा का एक परिवर्तन आया है यहाँ पर।